हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 2 दैट इज नेम्ड एन एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट को हम चैप्टर 1 में समझ चुके हैं। अब इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले स्टार्टिंग में हमें एक केस स्टडी दी हुई है जिसका टाइटल है स्टीव जॉब्स एंड एप्पल। इस केस स्टडी से हम जानेंगे कि एप्पल कंपनी किस तरह शुरू हुई। तो स्टीव जॉब्स जब सिर्फ 20 साल के थे, उन्होंने अपने एक फ्रेंड स्टीव वॉजनियाक के साथ एक गैराज से अपनी कंपनी को शुरू किया 1976 में। उन्होंने अपना एप्पल वन प्रोडक्ट लॉन्च किया। तो उन्होंने एक लोकल स्टोर से कांटेक्ट किया और उस लोकल स्टोर ने उनको कहा कि वो उन्हें 50 पीसेस बना कर दें और वो उसको फिर सेल कर देंगे। तो वो 50 प्रोडक्ट्स बनाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने पैसे कलेक्ट करने के लिए कुछ अपना सामान सेल किया। स्टीव जॉब्स ने अपनी एक वैन सेल की और उनके फ्रेंड ने अपने कोई कीमती कैलकुलेटर था वो सेल किया। फिर उन्होंने वो 50 प्रोडक्ट्स बनाकर बेचना शुरू किया और इस तरह से वो बहुत ज्यादा ग्रो करने लगी उनकी कंपनी, जैसे कि एप्पल के बारे में हम सब जानते ही हैं। तो उनके पास फिर कंपटीशन शुरू हुआ, IBM ने न्यू पीसीस बनाना शुरू किए, फिर इन्होंने अपना इन्वेंशन शुरू किया। तो इस तरह से कंपनी ग्रो करती चली गई। कंपनी के 10 साल बाद उन्होंने एक CEO को रिक्रूट किया जो कि पेप्सी को कंपनी से था। फिर उस CEO के साथ उनके कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुए और इतने ज्यादा वो कॉन्फ्लिक्ट हुए कि स्टीव जॉब्स को उनकी कंपनी से निकाल दिया गया। और जब उनको जाहिर उनकी कंपनी से निकाला गया तो वो ज्यादा डिप्रेस्ड हो गए। फिर उन्होंने अपनी कुछ और इन्वेंशंस शुरू की। उन्होंने 2 कंपनीज शुरू की, एक नेक्स्ट कंपनी और एक पिक्सार। तो नेक्स्ट कंपनी इतना ज्यादा ग्रो नहीं कर पाई और पिक्सार उनकी काफी सक्सेसफुल हो गई। अब कुछ टाइम के बाद जब माइक्रोसॉफ्ट ने उनसे एप्पल कंपनी से कॉम्पीट करना शुरू किया तो कंपटीशन इतना ज्यादा था कि एप्पल कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस हुआ और वो सरवाइव करना उसका मुश्किल हो रहा था। तब एप्पल कंपनी ने उनको ऑफर किया स्टीव जॉब्स को कि वो वापस से अपनी कंपनी ज्वाइन करें। फिर उन्होंने कंपनी ज्वाइन की और अपनी नेक्स्ट कंपनी में उन्होंने जो टेक्नोलॉजी डेवलप की थी, जो सॉफ्टवेयर डिजाइन किया था, उसको एप्पल में रिलॉन्च किया और फिर उनकी कंपनी और ज्यादा ग्रो करती चली गई, बहुत सक्सेसफुल होती चली गई। एज एवरीवन वेल अवेयर अबाउट द एप्पल कंपनी राइट नाउ। तो इस केस स्टडी के लास्ट में स्टीव जॉब्स ने एक एडवाइस दी है। उन्होंने उसमें कहा है कि हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, हमें उससे हिम्मत नहीं हारना चाहिए और हमें वो काम करना चाहिए जिसमें हमारा मन लगता है और हमारा इंटरेस्ट है। तो हम उस काम को करेंगे जिसमें हमारा मन लगता है, तो वो काम ही हमारी लाइफ का आधा पार्ट फिल कर देगा। और उन्होंने कहा है कि हमारी लाइफ बहुत लिमिटेड है और हम दूसरों के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को स्पेंड नहीं कर सकते। तो जिस काम में हमारा दिल लगता है, अगर हम उस काम को करेंगे तो हम उसमें और ज्यादा अच्छे से करते जाएंगे और ज्यादा अच्छे से करते जाएंगे और फिर उसी में हम बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो हमें अपने इंट्यूशंस और अपने दिल, जो हमारी इंट्यूशंस कहती हैं, जो हमारा दिल कहता है, उस हिसाब से हमें काम करना चाहिए। तो इस केस स्टडी के बाद अब हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो अब हम अपना टॉपिक पर आते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। वो या कभी एंटरप्रेन्योर अकेले काम करते हैं, वो अकेले रिस्क लेना पसंद करते हैं, और कभी ग्रुप्स के साथ काम करते हैं और ग्रुप्स के साथ रिस्क लेते हैं। तो वो किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम से हो सकते हैं, किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज हो सकते हैं और किसी भी प्रोफेशन से हो सकते हैं। लाइक कोई फिशरमैन, कोई आर्टिस्ट, कोई इंपोर्टर एक्सपोर्टर, कोई बैंकर, कोई भी एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी में एंगेज हो सकता है। तो एंटरप्रेन्योर्स को सी डेनहॉफ ने 4 टाइप्स में क्लासिफाई किया है। ये क्लासिफिकेशन सी डेनहॉफ के अकॉर्डिंग है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स। एज द नेम सजेस्ट, इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो कुछ इनोवेशन लेकर आते हैं, कोई नया प्रोडक्ट, कोई नई सर्विस लेकर आते हैं, और या फिर कोई नया प्रोसेस लेकर आते हैं। लाइक कोई प्रोडक्ट है, उसको बनाने का एक प्रोसेस है, अब वो कोई नया आइडिया लेकर आते हैं और उसका नया प्रोसेस लेकर आते हैं। सेम प्रोडक्ट बन रहा है पर प्रोसेस डिफरेंट है। तो इस तरह से भी एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट होता है। तो ये सब एक इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर करता है जो बिल्कुल नया कुछ आइडिया लेकर आता है, कोई नया प्रोडक्ट या सर्विस, कोई नई मार्केट सर्च करता है, डेवलप करता है। उसके बाद आते हैं इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स। तो इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स के इनोवेशंस को कॉपी करते हैं और उस पे अपना कुछ आइडियाज ऐड करके उसमें अपने प्रोडक्ट बना के उनको सेल करते हैं। तो ये जो इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ये किसी की जब इनोवेशंस को कॉपी करते हैं, तो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स की हमें अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज में जरूरत होती है, क्योंकि डेवलप्ड इकोनॉमीज में रिस्क बियर किया जा सकता है जो कि इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स कर लेते हैं, क्योंकि इनोवेशन के टाइम पे बहुत ज्यादा रिस्क होता है। लेकिन जब वो उसे कॉपी करते हैं तो रिस्क थोड़ा कम हो जाता है और उसको बियर करना थोड़ा ईजी हो जाता है। नेक्स्ट इज फैबियन एंटरप्रेन्योर्स। फैबियन एंटरप्रेन्योर्स अपने अप्रोचेस को लेकर बहुत ज्यादा रिजिड होते हैं, बहुत ज्यादा कॉशियस होते हैं, रिस्क ज्यादा नहीं लेना चाहते। वो बेसिकली वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जैसे कि किसी के फादर का बिजनेस होता है और उनके फादर के बाद उनका सन
रन कर रहा होता है। तो जब वो बिजनेस को रन करता है तो अपने फादर के अकॉर्डिंग, उनके कन्वेंशनल अप्रोचेस पर ही काम कर रहा होता है। कोई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं करता, कोई अपने नए आइडियाज नहीं लेकर आता। जब उसको बहुत ज्यादा कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस आते हैं जहां लॉस हो रहा होता है बहुत ज्यादा, तभी जाकर वो खुद को चेंज करता है, अदरवाइज वो उन्हीं कन्वेंशनल आइडियाज पर, अप्रोचेस पर काम करता है। नेक्स्ट इज ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स। ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स फेबियर एंटरप्रेन्योर्स से भी ज्यादा रिजिड होते हैं। वो ऐसे आइडियाज पर काम ही नहीं करते, ना किसी को कॉपी नहीं करते, कोई अपॉर्चुनिटी अगर अवेलेबल है तो वो उसको यूज नहीं करते। वो अपने ही आइडिया पर काम कर रहे होते हैं, जो कि कन्वेंशनली, जो कि एक ट्रेडिशनल टाइम से उनका चलता आ रहा है। अगर कोई प्रोडक्ट है जो कि मैनुअल तरीके से बनता है और अब उसके लिए टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, नए नए प्रोसेसेस हैं, लेकिन वो उन प्रोसेस को यूज ही नहीं करते, मैनुअल तरीके से ही उस पर काम कर रहे होते हैं। तो अगर उनको लॉस भी हो रहा होता है तब वो लॉस भी बियर कर लेते हैं, पर खुद को चेंज नहीं करते। सो दीज आर ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ बिजनेस। यहाँ पे बिजनेस को उनके नेचर और उसके साइज पर क्लासिफाई किया गया, क्योंकि बिजनेस के साइज अलग अलग होते हैं, नेचर अलग अलग होते हैं, तो उसके बेस पर क्लासिफाई किया जाता है। इससे पहले जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था वो सी डेनहॉफ का दिया हुआ था। अब हम यहाँ पे बिजनेस को के अलग टाइप्स पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स। तो जैसे कि बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग की जाती है और फिर उसको वो फर्दर से अपना प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं बिजनेसमैन। तो इस तरह से बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जो कि अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कुछ चेंजेस लेकर आते हैं, कुछ नए आइडियाज लेकर आते हैं और फिर वो अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं पोटेंशियल मार्केट्स में। तो वो बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स सबसे, इस कैटेगरी में एंटरप्रेन्योर्स सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल कंसर्न्स भी होते हैं, लार्ज स्केल पे बिजनेस भी किया जा रहा होता है और वो मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ उसको सेल भी कर रहे होते हैं। तो वहां पे भी अलग अलग स्ट्रेटेजीज यूज कर रहे होते हैं। तो इसलिए बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स इस कैटेगरी में सबसे ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट वी हैव ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर। ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर्स वाला, ट्रेडिंग हमें पता है कि किसी भी प्रोडक्ट को, फिनिश्ड प्रोडक्ट को खरीद के उसको आगे सेल किया जाता है। तो ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर्स वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो ऐसी मार्केट फाइंड आउट करते हैं जो कि उससे पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी या जहां पे कोई और ट्रेडिंग नहीं करता था, वो ऐसी एक्टिविटीज में एंटर करते हैं। तो ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर्स अपनी कंट्री में भी ट्रेडिंग कर रहे होते हैं और ओवरसीज अदर कंट्रीज में भी ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। इस तरह की एक्टिविटीज में वो इंडल्ज होते हैं। नेक्स्ट वी हैव इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स। इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स का मेन फोकस होता है कि वो प्रोडक्शन प्रोसेस पे काम कर रहे होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स पे काम कर रहे होते हैं और वहां पे इनोवेटिव आइडियाज लेकर आते हैं, इनोवेटिव प्रोसेसेस लेकर आते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स हैं उनको चेंज करते हैं और ये लार्ज स्केल पे काम कर रहे होते हैं। क्योंकि बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स जो है वो भी मैन्युफैक्चरिंग में इंडल्ज होते हैं, लेकिन वो स्मॉल लेवल पे भी काम कर रहे होते हैं और वो सेल्स पे भी फोकस कर रहे होते हैं, सेल्स को भी वहां पे भी इनोवेटिव आइडियाज लेकर आ रहे होते हैं। पर इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स का मेन फोकस होता है कि वो प्रोडक्शन प्रोसेस पर काम कर रहे होते हैं और बड़े लेवल पे, एक इंडस्ट्री लेवल पे काम कर रहे होते हैं। उसके बाद आते हैं कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर्स। कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर्स वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं, जो एक्जिस्टिंग कंपनी में काम कर रहे होते हैं और वहां पे इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। वो अपने ही ऑर्गेनाइजेशन जो जिसपे वो काम कर रहे हैं उसमें और इंप्रूवमेंट्स लेकर आने के लिए, उसको इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाने के लिए नए नए प्रोजेक्ट्स लेकर आते हैं, नए इनोवेटिव आइडियाज लेकर आते हैं और कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर्स अपनी ऑर्गेनाइजेशन को और इंप्रूव कर रहे होते हैं, वहां पे और वैल्यू ऐड कर रहे होते हैं। उसके बाद आते हैं एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर्स। एज द नेम सजेस्ट, जो इनोवेशन एग्रीकल्चरल सेक्टर में आता है और जो एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज पे काम कर रहे होते हैं एंटरप्रेन्योर्स, वो एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। वो कुछ भी जो भी क्रॉप्स उगाने के लिए और इरिगेशन करने के लिए डिफरेंट नई टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोसेस है उन पर फोकस करते हैं और उसमें फिर चेंजेस लेकर आते हैं। जैसे कि हमें वर्टिकल फार्मिंग हम सुनते हैं आजकल, ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्रिसीजन फार्मिंग हम सुन रहे हैं। तो वो सब नए आइडियाज को जनरेट करके एंटरप्रेन्योरशिप की जा रही है, यानी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में और चेंजेस लेकर आते हैं। जैसे कि अब आजकल हम सेंसर्स के बारे में सुनते हैं, रोबोटिक यूज होता है एग्रीकल्चर में, तो वो सब एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर्स करते हैं। उसके बाद आते हैं वो एंटरप्रेन्योर्स जो टेक्नोलॉजी के यूज पे बेस है, यानी टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो प्रोडक्शन पर फोकस कर रहे होते हैं, अपनी गुड्स और सर्विसेज की क्वालिटी को एनहांस करते हैं और पूरा टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोसेस पर काम करते हैं, टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीजों पे फोकस करते हैं और वो ज्यादा स्किल्ड और एक्सपर्टीज होते हैं अपने फील्ड में। नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो प्रोडक्शन पर फोकस नहीं कर रहे होते, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज पे फोकस करते हैं। जैसे कि हम आजकल कॉस्मेटिक्स के ऐड देखते हैं, वो उसमें हमें ऐसे ऐसे इंग्रेडिएंट्स बताते हैं जो हमने पहले नहीं सुना होता और फिर हम उन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स से, ब्रांड से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो वो नए नए स्ट्रेटेजीज लेकर आते हैं कि किस तरह से वो अपने प्रोडक्ट पर लोगों को अट्रैक्ट करें। तो जो नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर होते हैं वो प्रोडक्शन से ज्यादा मार्केटिंग पे फोकस कर रहे होते हैं और टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स को हम क्राफ्टमैन से कंपेयर कर सकते हैं कि वो प्रोडक्शन पर फोकस करते हैं रादर देन उसको सेल करना और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। देन वी हैव
प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर्स। तो प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर्स वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो अपना प्रोफेशन बना लेते हैं कि कुछ भी उनको इनोवेशन लेकर आनी है, अपने बिजनेस को ग्रो करना है और फिर वो उसको हार्वेस्ट कर देते हैं। जैसे कि हमने चैप्टर 1 में प्रोसेस पढ़ा था और उसमें हमने देखा था कि लास्ट में आके जब अपना बिजनेस को अच्छी तरह रन कर लेते हैं, ग्रो कर लेते हैं, फिर वो किसी और को सेल कर देते हैं। तो इसी तरह से प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर अपना प्रोफेशन बना लेते हैं कि वो कुछ इनोवेशन लेकर आएंगे, बिजनेस को ग्रो करेंगे और वो फिर किसी और को सेल कर देंगे और फिर दूसरे आइडियाज पर काम करना और दूसरे इनोवेशन पर काम करना शुरू करेंगे। वो अपने बिजनेस को मैनेज नहीं करते, रन नहीं करते, बस एक उसको ग्रो करना है उनको और फिर उसको सेल कर देना है। सो दीज वर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। सो लास्ट टाइप ऑफ बिजनेस, यहाँ पे कुछ मोटिवेशनल फैक्टर्स होते हैं जिसके बेस पर एंटरप्रेन्योर्स को डिवाइड किया जाता है। मतलब कुछ मोटिवेशनल फैक्टर्स उनके साथ होते हैं जिससे कि वो बिजनेस करना चाहते हैं। तो स्पॉन्टेनियस एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ये वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो इस तरह की एक्टिविटीज में काम करना चाहते हैं जहाँ पे वो हर चीज में अपना गोल अचीव करना चाहते हैं कि वो जहाँ जो भी वो काम करेंगे उसमें अपनी एक्सीलेंस प्रूव करेंगे। तो ये स्पॉन्टेनियस एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, इनको प्योर एंटरप्रेन्योर्स भी बोलते हैं। उसके बाद आते हैं इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर्स। इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर्स वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो बेसिकली ज्यादा मोटिवेटेड नहीं होते किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को शुरू करने के लिए, बिजनेस को शुरू करने के लिए, पर उनके पास सभी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं। जैसे कि कोई गवर्नमेंट ने उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर दिया, कोई कंसेशन मिल गया, कोई इंसेंटिव उनके पास अवेलेबल है जिससे कि उनके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो बिजनेस शुरू कर सकते हैं, तो वो कर लेते हैं। अदरवाइज दे आर नॉट मोटिवेटेड टू स्टार्ट अ बिजनेस। नेक्स्ट इज मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर्स। ये वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जिनके पास एक्सपर्टीज होती है, टेक्निकल स्किल्स होती हैं और वो चाहते हैं कि अपनी स्किल्स को वो यूज करें, अपने स्किल्स को यूज करके कुछ अचीव करें, कुछ अपने वर्क प्लेस पे या अपने जो भी टास्क को परफॉर्म करें उसमें वो एक्सीलेंस प्रूव करें। तो ये मोटिवेशन के बेस पर इनको डिवाइड किया जाता है। सो दीज आर दी टाइप्स ऑफ बिजनेस कि किस किस बेस पर किस तरह से बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स एंगेज होते हैं और किस तरह से वो एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज में आते हैं, एंटर करते हैं। Now, next topic is competencies of an entrepreneur। तो competencies हम देखते हैं कि क्या होता है कि competencies किसी भी एक इंडिविजुअल की जो उसके बिहेवियर, स्किल, एबिलिटीज और उसकी नॉलेज है उन सबके कॉम्बिनेशन को competencies बोलते हैं, जिससे कि वो किसी अपने गोल को अचीव करने के लिए काम करता है। तो entrepreneurial competencies क्या होता है कि जितनी भी ये competencies हैं ये अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर ऑब्जर्व की जाती हैं कि अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर हैं तो वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकता है। ये वो बेसिक कॉम्पिटेंसीज हैं जिससे कि पता चलता है, उसके बिहेवियर को वो रिलेट करती हैं कि वो किसी भी टास्क को किस तरह से परफॉर्म करता है या परफॉर्म करते टाइम वो किस तरह से बिहेव करता है। तो सबसे पहले आती है इनिशिएटिव। अब एक एंटरप्रेन्योर कोई वेंचर शुरू करना है, उसके पास कोई नया प्रोडक्ट या सर्विस का एग्जिस्टेंस में लाने के लिए उसके पास आइडिया है, तो उसको इनिशिएट करने की जरूरत है। फर्स्ट स्टेप उसी को लेना होता है। तो उसको इतना कॉन्फिडेंट और इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि वो डिसीजन अपना खुद से ले पाए, कुछ इनिशिएट कर पाए, तभी वो आगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर जाएगा और उसको सक्सेसफुल बनाएगा। नेक्स्ट इज क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। अब जो भी एक एंटरप्रेन्योर है उसके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि उसके पास जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हैं उनको वो ऑब्जर्व करे और उनको ऑब्जर्व करने के साथ साथ कुछ क्रिएटिव आइडियाज अपने उसमें ऐड करे और कुछ ऐसी सिचुएशंस को आइडेंटिफाई करे, कुछ ऐसी नीड्स को जिनको सेटिस्फाई करने की जरूरत है, जिनको अभी तक किसी ने उन नीड्स को आइडेंटिफाई ही नहीं किया। तो इस तरह उसको क्रिएटिविटी लाने की और इनोवेशन लेकर आने की जरूरत होती है। तो ये स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एक एंटरप्रेन्योर के सक्सेसफुल होने के लिए। नेक्स्ट इज रिस्क टेकिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट। अब जब एक एंटरप्राइज को शुरू करेंगे या कोई नया आइडिया, सर्विस कोई एग्जिस्टेंस में लेकर आएंगे तो उसकी डिमांड मार्केट में होगी नहीं होगी, या उसको लोग पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, या लोगों का रिस्पॉन्स कैसा रहेगा। और अगर वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं, अगर वो जिसके प्रोडक्ट्स हैं वो उनकी डिमांड नहीं होती है तो उसने अभी तक जितने एफर्ट्स लगाए हैं, जितना उसने कैपिटल उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, वो सब उसका वेस्ट हो सकता है। तो उसके साथ बहुत ज्यादा रिस्क है। तो उसके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो उस रिस्क को ले पाए, उसके साथ साथ वो रिस्क को मैनेज कर पाए, यानी जितने भी थ्रेट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके वो रिस्क रिडक्शन करने की कोशिश करे। तो ये एबिलिटीज अगर उसके अंदर हैं तो वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को काफी आगे तक लेकर जा सकता है। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब जब ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर लेते हैं उसमें जितना भी रिस्क है वो कैलकुलेट कर लिया जाता है। तो उसके बाद बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अब एक एंटरप्रेन्योर के पास बहुत से ऑप्शंस होते हैं, जिसको कि हर ऑप्शन को उसको कह सकते हैं कि हर ऑप्शन को उसे एनालिसिस करने की जरूरत होती है और फिर जितने भी ऑप्शन उसने देखे उसमें से उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो बेस्ट है वो
उसको इंप्लीमेंट करना और अपना डिसीजन लेना होता है। तो इस तरह प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी बहुत जरूरी है। देन नेक्स्ट इज एंटरप्राइज लॉन्चिंग कॉम्पिटेंसीज। ये वो कॉम्पिटेंसीज हैं जब एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं, उसको स्टैब्लिश करते हैं, तो जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हैं उनको वो कितनी जल्दी ग्रैब कर सकता है कि उसका कॉम्पिटिटर उससे पहले उसको ग्रैब ना कर ले और उसके लिए वो प्रॉफिटेबल ना हो जाए। तो इस तरह एंटरप्राइज को लॉन्च करने के लिए जो एबिलिटीज एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि जब वो किसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेगा तो उसके साथ साथ जो थ्रेट्स हैं, जो रिस्क है, उनको भी, वो जितने भी चैलेंजेस हैं उनको भी फेस करने की जरूरत होती है। तो उसके अंदर ये सभी स्किल्स होनी चाहिए कि वो उस अपॉर्चुनिटी को अपने लिए प्रॉफिटेबल भी बनाए और जितने भी उसके साथ रिस्क है, अनसर्टेनिटीज हैं, उनसे भी वो उनको भी बियर कर पाए। देन एंटरप्राइज मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसीज। अब ये वाली कॉम्पिटेंसीज के अंदर उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट, ये सब चीजें आ जाती हैं कि उसको अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को भी मेंटेन करके रखना है, यानी अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को भी हर टाइम चेक करना है, अपने ह्यूमन रिसोर्स को वो किस तरह से हायर करता है, एम्प्लॉइज को किस तरह से उनको ट्रेन करता है, किस तरह टीम को उसने अपनी कोलैबोरेट करता है अपनी टीम के साथ, किस तरह से उसने मैनेज किया हुआ है। देन कुछ और कॉम्पिटेंसीज हैं जैसे कि लीडरशिप। अब एक एंटरप्राइज है जिसको या कोई एंटरप्रेन्योर जब वो काम करता है अपनी पूरी टीम के साथ काम करता है, तो अपनी टीम को उससे गाइड करने की, इंस्पायर करने की जरूरत होती है, क्योंकि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स का टाइम, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ ऐसे फेस आते हैं जबकि ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से नहीं चल रही, तो उस टाइम पे अपने एम्प्लॉइज का मोरल हाई करने की जरूरत होती है। तो उनको लीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन सबके साथ सही से कम्युनिकेट किया जाए कि वो गोल को अचीव करने के लिए काम करें। देन परसिस्टेंस। अब एक एंटरप्रेन्योर के पास बहुत से चैलेंजेस हैं, बहुत से अनसर्टेनिटीज हैं, तो जब कुछ फेलियर्स हैं, जब वो उन सबको फेस कर रहा होता है तो उसके साथ साथ उसको कमिटेड रहने की जरूरत होती है। अगर जैसे कि कोई एंटरप्रेन्योर है और वो उसे अपना कोई ऐप लॉन्च करना है जिसके लिए उसको इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट कराने की जरूरत है, लेकिन उसका जो बिजनेस मॉडल है उसको वो सब रिजेक्ट कर रहे हैं, बार बार जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो रिजेक्ट कर रहे हैं, तो उसे हार ना मान के और अच्छे से अपने बिजनेस मॉडल को तैयार करने की जरूरत होती है, यानी वो उसको बार बार इंप्रूव करे, इतना ज्यादा इंप्रूव करे कि फिर वो जो इन्वेस्टर्स हैं वो एग्री कर जाएं और फिर उसके ऐप के लिए इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाएं। तो उसको परसिस्टेंट रहने की जरूरत होती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज क्वालिटी परफॉर्मेंस। अब एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस को बहुत वैल्यू करते हैं, मतलब अगर उन्होंने अपने कुछ स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं, उन्होंने अपनी क्वालिटी सेट की हुई है, तो वो उससे कम के लिए कॉम्प्रोमाइज ही नहीं करते। उन्होंने जो भी उनको अपना आउटकम चाहिए, जो भी प्रोडक्ट सर्विस उनको बनाने हैं, वो उनकी जो स्टैंडर्ड सेट किया है वो उसको कंपेयर करते हैं अपने ओरिजिनल से। तो इस तरह अगर कहीं पे भी वो कम हो रहा होता है तो वो उसको बेहतर बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत करते हैं। तो ये स्किल उनकी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो भी क्वालिटी वो अपनी मार्केट में प्रोवाइड करना चाहते हैं उसके लिए। देन नेक्स्ट इज इन्फॉर्मेशन सीकिंग। अब किसी भी एंटरप्रेन्योर को अगर कोई डिसीजन लेना होता है तो उसके लिए उसको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर करना होता है, उससे रिलेवेंट डेटा कलेक्ट करना होता है, ताकि वो मार्केट ट्रेंड्स के बारे में, कॉम्पिटिटर्स के बारे में, बाकी सब लोगों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान सके और उसके लिए जो बेस्ट है वो डिसीजन वो ले सके, कोई भी इन्फॉर्म्ड डिसीजन अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो ले सके। उसके बाद सिस्टमैटिक प्लानिंग। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी रिसोर्सेज हैं, टाइम है, फाइनेंस है या फिर मैन पावर है, वो सब लिमिटेड है। उन सबको यूज करने के लिए ये ध्यान रखना होता है कि कहीं से भी कुछ भी वेस्ट ना हो, तो उसके लिए सिस्टमैटिक प्लानिंग इंपॉर्टेंट होती है, केयरफुल प्लानिंग की जाती है। जो भी उसको एक्शन लेने हैं उनको पहले पूरा प्लान किया जाता है ताकि वो सही से अपने सभी काम आगे तक एक्शन ले सके, ताकि कुछ भी वहां पे वेस्ट ना हो, किसी भी चीज का, किसी भी एलिमेंट को कुछ थोड़ा बहुत भी वेस्ट ना हो। तो उसके लिए सिस्टमैटिक प्लानिंग इंपॉर्टेंट होती है और ये स्किल एक एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद नेक्स्ट इज परसुएशन एंड इन्फ्लुएंसिंग अदर्स। अब एक एंटरप्रेन्योर अपनी पूरी टीम के साथ काम कर रहा होता है और बाकी स्टेक होल्डर से उसको इंटरेक्ट करना होता है, तो उसके ये स्किल्स होनी चाहिए कि वो उनको कन्विंस कर पाए, उनको गाइड कर पाए कि जब उसके साथ काम कर रहे हैं या फिर उसके सप्लायर्स हैं, कस्टमर्स हैं, तो उन सबको वो इन्फ्लुएंस कर पाए, तभी वो उन सबके साथ ट्रस्ट बिल्ड कर सकता है और रिलेशनशिप बिल्ड कर सकता है। सो दीज आर द कॉम्पिटेंसीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर दैट मेक्स हिम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर।